हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद केसिंग पे। आज हम लोग बात करेंगे इंटेलिजेंस और आईक्यू यानी बुद्धि परीक्षण के बारे में, जो कि सीटेट और अदर टेट एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो का कंटेंट का जो भी स्रोत है वो आपका एनसीईआरटी साइकोलॉजी बुक है, इसलिए ये सब ऑथेंटिक कंटेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बुद्धि क्या है। तो बुद्धि का एक सामान्य परिभाषा दी गई है। बुद्धि का आशय पर्यावरण को समझने, चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है। तो ये बुद्धि का एक समान परिभाषा दिया गया, जिसके द्वारा कहा गया है कि हम पर्यावरण को समझें, अपने विवेक के अनुसार चिंतन करें तथा किसी भी चुनौती का सामना होने पर जो भी हमारे पास मौजूद संसाधन है उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने की जो क्षमता है वही बुद्धि है। तो ये समान परिभाषा रही। अब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं बुद्धि की। आइए उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, बुद्धि प्रत्यक्षण यानी परसीविंग, प्रत्यक्षण करने, सीखने, लर्निंग, समझने, अंडरस्टैंडिंग और जानने यानी नोइंग की योग्यता है। तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार बुद्धि जो है प्रत्यक्षण करने का मतलब होता है सेंस ऑर्गन द्वारा बोध करना यानी इंद्रियों द्वारा बोध करना, सीखने यानी लर्निंग, समझने यानी अंडरस्टैंडिंग और जानने यानी नोइंग, इन सब की योग्यता को बुद्धि कहा गया। दूसरा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध करने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता है। तो अल्फ्रेड बीने के अनुसार बुद्धि एक अच्छा निर्णय, अच्छा डिसीजन ले सके उसकी योग्यता यानी एबिलिटी, अच्छा बोध यानी किसी चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते उसकी योग्यता और अच्छा तर्क यानी किसी चीज़ का अच्छा लॉजिक हम प्रस्तुत कर सके उसकी योग्यता ही बुद्धि है। आपका अगला है वेस्लर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति सविवेक चिंतन, थिंक रेशनली करने, सो उद्देश्य व्यवहार, एक्ट पर्पसफुली करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। तो वेस्लर के अनुसार बुद्धि जो है किसी भी व्यक्ति का जो विवेक के अनुसार अपने विवेक के अनुसार चिंतन करना, किसी भी उद्देश्यपूर्ण जो व्यवहार है उद्देश्य के अनुसार व्यवहार करना तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने का भी जो भी क्षमता होता है उसी को बुद्धि कहा गया वेस्लर के अनुसार। नेक्स्ट आपका है गार्डनर और स्टर्नबर्न के अनुसार बुद्धि। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है बल्कि उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन यानी मॉडिफिकेशन और उसमें उसको शेप्स देता है भी करता है। तो गार्डनर और स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के बारे में कहा गया जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है न केवल अपने पर्यावरण से अनुकूलन करता है यानी उससे एडजस्ट करता है बल्कि उसमें सक्रियता से एक्टिव होकर उसमें कुछ चेंजेस भी करता है अपने ज़रूरत के अनुसार। ये कहा गया गार्डनर के अनुसार। अगला है आपका बुद्धि के विषय में शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिकों में से एक थे आपके अल्फ्रेड बीने। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुद्धि के बारे में सबसे पहले शोध कार्य कौन किए, तो अल्फ्रेड बीने ने किया था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बुद्धि का मूल्यांकन यानी असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो सर्वप्रथम मूल्यांकन किसने किया, अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन द्वारा 1905 ईस्वी में। सर्वप्रथम बुद्धि का मूल्यांकन अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन द्वारा 1905 में। फिर इसमें संशोधन किया गया इन्हीं लोगों के द्वारा, कब, 1908 ईस्वी में। अब क्या संशोधन था ये, तो मानसिक आयु यानी मेंटल एज, जिसको शॉर्ट में एमए हम लिखते हैं, का कॉन्सेप्ट दिया गया यानी उसमें मानसिक आयु को कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया। अब भाई मानसिक आयु क्या होता है, तो किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना हुआ, इसके बारे में मानसिक आयु को बताता है। ठीक है, कि अगर मान लिया कि 5 वर्ष का कोई
बच्चा है तो 5 वर्ष के और भी बच्चों के बीच में उसका हम टेस्ट करें कि इसका योग्यता एक्चुअल में उस 5 वर्ष के बच्चों अन्य बच्चों से कम है, जो बुद्धि है उसका उससे कम है या उससे ज़्यादा है। तो ये आपकी मानसिक आयु इस तरह से परीक्षण द्वारा निकाली जाती है। नेक्स्ट है आपका कालानुक्रम आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको शॉर्ट में हम CA लिखते हैं। तो जन्म लेने के बाद बच्चे की बीत चुकी अवधि यानी आयु के बराबर है। यानी जो भी इसको हम रियल एज बोल सकते हैं, जन्म से लेकर अभी तक उसका कितना एज हुआ उसको हम क्रोनिकल एज यानी CA लिखते हैं। इसको हिंदी में हम कालानुक्रम आयु कहते हैं। नेक्स्ट आप काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धि लब्धि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस कोसेंट, शॉर्ट में लिखते हैं IQ। तो 1912 में एक जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय विकसित किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछ देगा आपसे कि बुद्धि लब्धि यानी IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न, कब, 1912 ईस्वी में। ठीक है। अब बुद्धि लब्धि की जो एक आपका फार्मूला होता है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा कालानुक्रमिक आयु गुने 100। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं IQ बराबर MA बटा CA गुने 100। IQ यानी इंटेलिजेंट कोसेंट, MA मतलब मेंटल एज यानी मानसिक आयु, और CA मतलब क्रोनिकल एज यानी कालानुक्रम आयु। इसको हम वास्तविक एज भी कर सकते हैं। तो आइए इसको हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आपका हाँ, इसमें जो 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है, तो गुना करने में 100 की संख्या का उपयोग दशमलव बिंदु को समाप्त करने के लिए किया जाता है। यानी जब हम मल्टीप्लाई करके IQ का हम फॉर्मूला से निकालेंगे तो उसमें दशमलव में ना आए, इसके लिए 100 से हम गुना करते हैं, दशमलव में IQ का वैल्यू ना आए। तो ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु यदि 12 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि यानी IQ क्या होगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं फार्मूला से। हमारा फार्मूला होता है MA IQ बराबर MA बटा CA गुने 100। यानी MA मतलब मानसिक आयु, इसमें दिया गया है बच्चे की 12 वर्ष, कालानुक्रमिक आयु यानी वास्तविक एज 10 वर्ष है उसका, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी तो निकाल लेंगे। मानसिक आयु बटा आपका वास्तविक आयु गुने 100, मानसिक आयु उसका 12 वर्ष है बटा उसका जो वास्तविक आयु 10 है, तो यानी 12 बटा 10 गुने 100, 1 0 से 1 0 कट गया तो आपका कितना हो गया, 12 दही है 120, यानी उसका IQ कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये देख लिए। अब हम लोग देखते हैं IQ के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में पूछा जाता है, CTET एग्जाम में। तो देखते हैं, सबसे पहला है आपका IQ रेंज, यानी कितना कितना IQ वाले को है, और वो क्या हम बोलें किस श्रेणी में आएंगे। और लास्ट में आपका दिया गया है जनसंख्या प्रतिशत, यानी कितने प्रतिशत लोग इस IQ वाले में आते हैं। सबसे पहला है आपका 130 से अधिक IQ वाले को हम लोग बोलेंगे अति श्रेष्ठ यानी वेरी सुपीरियर। इसका जनसंख्या प्रतिशत है 2.2, यानी 2.2% ही आपके अति श्रेष्ठ वेरी सुपीरियर में आते हैं, जिनका IQ 130 से अधिक होता है। अगला है आपका IQ है 120 से अगर 130 IQ रहेगा तो इसको हम बोलेंगे श्रेष्ठ यानी सुपीरियर, और इनका जनसंख्या प्रतिशत है 6.7 यानी 6.7। नेक्स्ट है आपका 110 से 119 IQ वाले को हम लोग बोलेंगे उच्च औसत वाले, हाई एवरेज। इनका जनसंख्या प्रतिशत है 16.1 यानी 16.1। 90 से 109 IQ वाले को हम लोग औसत मानेंगे, एवरेज, और इनका प्रतिशत है आपका 50%, यानी लगभग आधे लोग, आपको संख्या के आधे लोग औसत एवरेज वाले लोग होते हैं। इस प्रश्न के बारे में हमारे एक B.Ed फ्रेंड से द्वारा पूछा गया था कितने हम लोग किस एज ग्रुप में आते हैं, तो हम लोग यही एवरेज है, यानी हम लोग का IQ 90 से 109 के बीच में है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका 80 से 89 जो IQ वाले होंगे निम्न औसत यानी लो एवरेज। इनका आपका जनसंख्या प्रतिशत होगा 16.1 यानी 16.1। नेक्स्ट है आपका 70 से 79 यानी 70 से 79 IQ वाले को हम लोग बोलेंगे सीमावर्ती यानी बॉर्डर लाइन वाले। इनका जनसंख्या प्रतिशत होगा 6.7। नेक्स्ट है आपका 70 से कम IQ वाले को हम लोग बोलेंगे बौद्धिक रूप से अशक्त यानी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड,
और इनका जनसंख्या प्रतिशत कितना है 2.2 यानी 2.2%। इसमें कुल हम देखें दो ही जो वर्ग है काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक 130 से अधिक IQ वाले जो काफ़ी अच्छे माने आते हैं, वेरी सुपीरियर, इनका परसेंट भी 2.2 है जनसंख्या का। और दूसरा 70 से कम जिनका IQ है उनको हम कहेंगे बौद्धिक रूप से सख्त, और इनका भी जनसंख्या प्रतिशत 2.2 है। तो आज का वीडियो यही रहा, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक से मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।